Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. In previous classes तो हम कुछ फैक्ट्स थे और जो रिविजन्स है वो कर रहे हैं। रिवीजन के बीच में मैं चाहता हूँ कि आपको जो यूपी अल्टीग्रेड 2011 का जो पेपर था सॉल्व जो मैं करा रहा था उसके हमने ऑलरेडी 4 पार्ट कर दिए थे और हमें 6 पार्ट में ये खत्म करना था। ठीक है, 20 क्वेश्चन हम हर पार्ट में करते हैं, तो बचे हुए रिमेनिंग 2 पार्ट हम आज और कल जो है इनको खत्म करेंगे और फिर दोबारा से बचे हुए रिवीजन के जितने भी क्लासेस हैं वो भी हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज हम बचे हुए 20 क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम 81 से लेके 100 तक के। ठीक है, तो इसके लिए आप रेडी रहें। आज कौन सा पार्ट 5th और पार्ट 6th में इस पूरे पेपर को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हाईएस्ट अवार्ड गिवन इन द स्पोर्ट्स फॉर द स्पोर्ट कोचेज। स्पोर्ट कोचेज के लिए ये कौन सा अवार्ड दिया जाता है हाईएस्ट? वो है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। ये इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हम उन्हीं क्वेश्चन पे टाइम देंगे ज़्यादा जिन पे लगेगा कि वास्तव में उनका कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। अदरवाइज हम लोग जनरली जो आंसर है सब लोग जानते हैं, तो उनमें क्या एक्सप्लेनेशन देने का फायदा। ठीक है ना? ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। मलेरिया इज द डिजीज विच अफेक्ट्स द। तो अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अक्सर वो लोग पूछते रहते हैं कि एक पर्टिकुलर वायरस दे देगा कि वो वायरस जो है वो पर्टिकुलर किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो मलेरिया जो है वो किसको अफेक्ट करता है, आप लोग जानते होंगे इसको, तो ये स्प्लीन को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंटर ओलंपिक्स वाज इंट्रोड्यूस। ये बिल्कुल फैक्चुअल डेटा 1924, तो इसका सीधा सीधा ये आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मोटिवेशन। चलिए ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। आपके पास ऑप्शंस ढेर सारे हैं, आप ऑप्शंस पढ़िए अच्छी तरह से और इसका आंसर लगाइए फटाफट जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मोटिवेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल मोटिवेशन इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, प्रेज और रीप्रूफ, ये देखिए आर्टिफिशियल मोटिवेशन है क्योंकि आप किसी को प्रेज कर रहे हैं, एवं ही प्रेज कर सकते हैं आप अपनी भलाई के लिए। ठीक है, रिप्रूफ किसी चीज को लेके कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा लॉ ऑफ इफेक्ट जो है ये भी आपका आर्टिफिशियल मोटिवेशन जो है वो नहीं है, ये भी एक गिवन मोटिवेशन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ इफेक्ट, ये भी, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्सेस, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आर्टिफिशियल मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट मोटिवेशन है। राइट, इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अवार्ड और पनिशमेंट्स हो जाएगा। अब वो अवार्ड किस रूप में आपको दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन। ठीक, अच्छा, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और आते हैं, उनको आप देख लीजिए क्योंकि यूपी पीजीटी और पीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ ले, ये स्वाभाविक है। जब हम कंडीशनिंग की बात करते हैं या बिहेवियरिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं, तो बिहेवियरिज्म की थ्योरी जो थी वो किसने दी थी शुरुआत में? वो दी थी आपकी प्लेटो ने, और इसके अंडर में 2 अलग अलग थ्योरियां दी गई, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की। अब इसमें एक क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि एक एसआर थ्योरी पूछता है, ठीक है, और दूसरी पूछ लेता है आरएस थ्योरी। तो इस बात को आप याद रखें। इसमें क्या है कि पहले स्टिमुलस देते थे, फिर उसके बाद में रिस्पॉन्स देखते थे। दूसरे में क्या है कि पहले रिस्पॉन्स देखेंगे, फिर उसके बाद में स्टिमुलस दिया जाएगा। मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको 1 रुपया दूंगा अगर आप इस क्वेश्चन को सही कर देते हैं, तो आपका जो एफर्ट होगा, ठीक है, जो आपका रेस्पॉन्स होगा वो किस, उसको जो मैंने स्टिमुलस दिया है वो स्टिमुलस क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है ना? अब लोग ओलंपिक में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि एक इतना बड़ा मोटिवेशन उनके पास है कि वो पूरी दुनिया उनको जानेगी ओलंपिक गोल्ड मिलने के बाद, इवन दैट दे विल बी एबल टू गेट अ लॉट्स ऑफ मनी एज वेल। ठीक, तो ये पहले उनको स्टिमुलेशन मिला और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स हुआ। इसमें क्या होता है, पहले रिस्पॉन्स होता है फिर उसके बाद स्टिमुलेशन। तो अवार्ड और रिवार्ड का जो पनिशमेंट है वो भी डायरेक्ट इस वाली थ्योरी से, रिस्पॉन्स स्टिमुलस वाली थ्योरी से मैच करता है। कैसे? देखिए, पहले आपने रिस्पॉन्ड किया, फिर उसके बाद आपको स्टिमुलस मिला। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई गलती की और उसके लिए आपकी पिटाई हो गई, ठीक है, तो पहले क्या, आपने रिस्पॉन्स किया, फिर उसके बाद आपकी पिटाई हुई। तो हो सकता है कि उस तरह का रिस्पॉन्स जिससे आपको पनिशमेंट मिली, उस टाइप के रिस्पॉन्स को आप नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे इसको, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक,
तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, अवार्ड एंड पनिशमेंट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड टू एन एथलीट अपॉन स्पोर्ट इंजरी। अगर किसी भी प्लेयर को चोट लगती है, किसी भी एथलीट को चोट लगती है, तो सबसे पहले उसे किस टाइप की हेल्प जो है वो दी जाएगी, किस टाइप की ट्रीटमेंट जो है वो दी जाएगी। ठीक है, चलिए बेहतरीन। तो इनकी बात करते हैं हम लोग। देखिए, शॉर्ट वेव डायाथर्मी जो है, इसमें मसल जो मसल्स हैं आपकी या मसल टिश्यूज हैं जो रप्चर होते हैं, तो फिर हम उनको लैब में ले जाते हैं जहां हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और शॉर्ट वेव डायाथर्मी जो है वो ऐसे ही आपको ग्राउंड पे नहीं दी जा सकती। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट में हम कोई भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो होती है क्रायोथेरेपी, जिसको हम आइस से सेकना भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये कंट्रास्ट बात हो गया या फिर वायर कूल बात हो गया, ये आपकी बात की चीजें हैं। ठीक है, ये सारे के सारे रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में आते हैं। तो फर्स्ट या फिर इसको बोल सकते हैं एज ए फर्स्ट एड कौन सी जो है वो ट्रीटमेंट दी जाएगी, तो वो कौन सी आती है, क्रायोथेरेपी। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखें, इसका आंसर क्रायोथेरेपी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। जॉगिंग, स्विमिंग एंड रनिंग आर द पार्ट ऑफ। जॉगिंग, स्विमिंग और रनिंग जो है वो किसके पार्ट है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के, वेट ट्रेनिंग के, इंटरवल ट्रेनिंग के या फर्टिलाइज ट्रेनिंग के। ठीक है, ये इजी सा आंसर है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इसका आंसर होगा। मुझे लगता नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87। माइकल फेरिया इज द एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। ये कौन से गेम से रिलेटेड थी, तो ये आपकी बिलियर्ड से रिलेटेड थी। ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 88। लंग कैपेसिटी इज यूजुअली मेजर्ड बाय। अच्छा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके नाम आप जो है वो याद कर लेंगे। मैं किसी एक वीडियो में सारे जो इंस्ट्रूमेंट, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस के, उन सबको एक साथ लेके आपको वन लाइनर क्वेश्चंस में दे दूंगा। तो आई होप दैट उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पे देखिए आप। अब यहाँ पे हम बात करते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये देखिए, बैरोमीटर किससे रिलेटेड है आपका, ये प्रेशर से रिलेटेड होता है। थर्मोमीटर हाइट से रिलेटेड, थर्मोमीटर टेम्परेचर से रिलेटेड होता है आपका। ठीक है, और यहाँ बात किसकी कर रहा है, लंग कैपेसिटी की। तो लंग कैपेसिटी किससे रिलेटेड है, स्पायरोमीटर से हम लंग कैपेसिटी को नापते हैं। ठीक है, लंग कैपेसिटी क्या होती है, एक फोर्सफुली कितनी एयर जो है एक एक बार में आप एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम मुंह से एक्सेल करते हैं फोर्सफुली, कि कितनी ज्यादा सांस हम जो है, कितनी एयर जो है वो वन शॉट में बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पायरोमीटर। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 89। हु वाज द फर्स्ट एथलीट टू बी अवार्डेड पद्मश्री। तो पद्मश्री इनमें से कौन से एथलीट हैं जिनको सबसे पहले पद्मश्री जो है वो दिया गया था। ठीक है, पीटी उषा, जीएस रंधावा, वीएस चौहान और मिल्खा सिंह। चलिए ठीक है, आप आंसर करें फटाफट इसका। तो आंसर क्या है इसका, मिल्खा सिंह इसका आंसर है। एक्चुअली हुआ क्या था, आफ्टर कॉमनवेल्थ गेम ऑफ 1958 के जो कॉमनवेल्थ गेम थे, इसमें इंडियन गवर्नमेंट इसके जस्ट बाद ही 1958 के बाद 1959 में इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया था, क्योंकि उस टाइम पे एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था कॉमनवेल्थ में। और इसके बाद की अगर बात करें तो इसके बाद हमें 59 ईयर्स लग गए, जब आगे 2014 में किसी ने मेडल जो हमें एथलेटिक्स में दिया। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90। एर्गोग्राफ इज रिलेटेड टू। एर्गोग्राफ जो किससे रिलेटेड होता है, मस्कुलर वर्क डन से रिलेटेड होता है। अगर आपने गौर से जो आपकी रनिंग मशीन्स आती हैं काफी, अगर आपने देखी होंगी ट्रेडमिल, तो ट्रेडमिल में आजकल आपको एर्गोग्राफ जो है वो मिल जाते हैं। कहीं गौर से आप देखिएगा तो आपको वहाँ ये सारी चीजें मिल जाएगा, जिसमें आप कितना रनिंग कर रहे हैं, किस स्पीड से वर्कआउट कर रहे हैं, और वहाँ पूरा एक्सपेंडिचर जो रहेगा, कैलोरी इनटेक और एक्सपेंडिचर का पूरा पूरा ग्राफ जो है, कई एक अच्छी मशीन्स होती हैं उनमें मिलता है। और कुछ अगर देखेंगे कुछ लोअर ग्रेड की मशीन, तो उनमें भी कैलोरी जो बर्न आपको तो कम से कम मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मस्कुलर वर्क डन। और नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय द एल्बो जॉइंट। ये ओपन सेट बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, रोटेशन का मूवमेंट जो है वो यहाँ पे हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ मूव करेंगे। स्पोर्ट एर्गोजेनिक एड हेल्प्स और हेल्प्स टू। ये बात पहले आप समझिए कि स्पोर्ट एर्गोजेनिक एड की होती क्या है। वो सारी एड्स, ठीक है,
जिससे कि हमारी स्पोर्ट परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। उन सारी एड को हम क्या कहते हैं, उन सारी एड को हम बोलते हैं एर्गोजेनिक्स एड। ठीक है, तो इस बात को आप समझें कि इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, तो ये बात सही है, वो स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है और एंडोरेंस भी बढ़ाती है। ठीक है, इंक्रीज सेंट्रेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, आप इसको थोड़ा सा काट के, इसको सेंट्रेशन को काट के यहाँ पे कंसंट्रेशन कर लीजिए। तो ये क्या है, इंक्रीज कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये एंडोरेंस भी बढ़ाती है। इंक्रीज पेन, ये बात गलत है, एर्गोजेनिक एड जो है वो पेन इंक्रीज नहीं करती। और अर्ली ऑनसेट ऑफ फटीग, ऐसा भी नहीं होता कि ये जल्दी से फटीग आपकी लेके आ जाती है। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रेशन की जगह काट के इसको कंसंट्रेशन कर लेंगे और ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 93। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गिवन द ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो जो है वो किसने दिया था? अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक शॉर्ट वीडियो यूपीटीजीटी के पेपर से पहले पोस्ट की थी, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था इसका, कि जो पेरिडी कॉबर्टन थे, इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था हेनरी डिडॉन। तो ज्यादातर बच्चे इसको उठा के झट से पेरिडी कॉबर्टन मार देते हैं, इसका आंसर जो है वो हेनरी डिडॉन है। ठीक, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट, फर्स्ट अर्जुन अवार्ड जो है वो किस वीमेन को दिया गया? तो एम डिसूजा को ये क्या था, ये वाला अवार्ड जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो जो एम डिसूजा है उन्होंने 100, 200 और 400 मीटर में पार्टिसिपेट किया है, ये इंडियन एथलीट रही है। ठीक है, और बाकी जो है हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द स्मैशिंग ऑफ वॉलीबॉल इज नोन एज, जो स्मैशिंग है वो वॉलीबॉल में और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये इजी सा क्वेश्चन है, स्पाइकिंग के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से सुनिए। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ी नहीं है इस पूरे 20 क्वेश्चंस के राउंड्स में, 2 3 4 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अदर, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन के बारे में हमें एक्सपीरियंस जब हम गेट कर लेते हैं, तब हम इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए पहले, बाकी सारी चीजें भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा इसमें जो लिखा हुआ है पॉजिटिव लर्निंग। पॉजिटिव लर्निंग क्या होती है कि आप कोई एक सिचुएशन है और एक सिचुएशन से कुछ चीज आपने सीखी और दूसरी सिचुएशन में जाके आप कुछ सीख रहे हैं, और वो पहली वाली सिचुएशन से जिससे आपने कुछ सीखा था उससे आपको हेल्प मिल रही है दूसरी वाली को सीखने में, तो इस तरह की लर्निंग को बोलते हैं हम पॉजिटिव लर्निंग। बात समझ में आई? जैसे एक प्री सिचुएशन है, पोस्ट सिचुएशन है। जैसे मतलब पहले हमने कुछ सीखा था, अब मैं नया कुछ सीख रहा हूँ, उसमें वो पहले वाली सिचुएशन मुझे हेल्प कर रही है, तो इस तरह की लर्निंग को क्या कहूंगा मैं? दैट काइंड ऑफ द लर्निंग विल बी नोन एज बाय द पॉजिटिव लर्निंग। राइट, चलिए ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। नाउ नेगेटिव लर्निंग क्या होगी? इसकी उल्टी। जस्ट अगर मैं कोई पहले कुछ चीज मैंने सीखी हुई है और वो सीखी हुई चीजें मुझे नया कुछ सीखने में व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं, दे आर वर्किंग बीइंग ए ऑब्स्टेकल टू लर्न अ न्यू थिंग, द प्रीवियस थिंग्स आर क्रिएटिंग द हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल, दैट काइंड ऑफ द लर्निंग इज नोन एज नेगेटिव लर्निंग। राइट, तो नेक्स्ट क्या है? लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व एक, ये तो सिंपल ग्राफ टाइप की चीज है। ठीक है, विद द टाइम बीइंग, ये टाइम है। ठीक है, टाइम बीइंग के साथ आपकी लर्निंग है, तो इसका कर्व बनाइए कि टाइम के साथ आप किस तरह से जा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, या आपका स्ट्रेट लाइन आप सीखते चले जा रहे हैं, या पहले आपने ज्यादा सीखा बाद में आप कम सीखते चले जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब एक ग्राफ रहता है। इसके ग्राफ को मतलब कई तरह से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, वहीं पॉजिटिव लर्निंग है, नेगेटिव लर्निंग है। ठीक, तो लर्निंग में अब जैसे अगर मैं दूसरा एक ग्राफ बताऊं आपको, जैसे ये सिचुएशन 1 है, ठीक है, दूसरी ये सिचुएशन 2 है। ठीक, अब क्या है, अब हम लर्निंग की तरफ देखते हैं। ठीक है, अब कौन सी सिचुएशन आप जो सीख रहे हैं
उसमें ज्यादा इफेक्टिव है। अगर S2 ज्यादा इफेक्टिव है तो ये कर्व इसकी इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। S1 ज्यादा इफेक्टिव है तो ये इधर की तरफ आएगा कर्व, ठीक है, ऐसे कुछ करके चलेगा। लेकिन अगर दोनों ही सिचुएशंस आपको कॉन्जिक्यूटिवली या ये साइमल्टेनियसली हेल्प कर रही है तो ये लर्निंग कर्व जो होगा वो सीधा सा होगा, ठीक है। वहीं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव लर्निंग की बात करी जाए तो उस सिचुएशन बेस्ड हो जाएगा कि एक सिचुएशन S1 सिचुएशन S2 को सीखने में हेल्प कर रही है तो ये S2 की तरफ मूव करेगा, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव लर्निंग कर्व, ठीक है। वही अगर S1 और S2 के बीच में कन्फ्लिक्ट है और इसके अगेंस्ट आ रहा है तब हम इसको बोलेंगे नेगेटिव लर्निंग कर्व, ठीक है। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी, हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, उसको आप ये और याद कर लीजिए। अगर एक सिचुएशन दूसरे सिचुएशन के साथ कोई इंटरफियर नहीं कर रही है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, तो उस केस में हम लर्निंग को बोलते हैं जीरो लर्निंग। जैसे यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक स्किल आपने सीखी हुई है और दूसरी नई स्किल आप सीख रहे हैं, तो इस टाइप की लर्निंग को कौन सी लर्निंग कहेंगे हम? तो इसको हम बोलेंगे जीरो लर्निंग, ठीक है। उसका कोई इफेक्ट जो है आपकी दूसरी वाली लर्निंग पे नहीं पड़ेगा। एन एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल हैज। अब बात हो रही है एक्टोमॉर्फ की, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है किसके क्लासिफिकेशन में आते हैं। सेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन दिया था पर्सनैलिटी का, उसमें ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशन थे, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। जिसमें एक्टोमॉर्फ में क्या होता है, थिन और सिलेंड्रिकल फॉर्म्स होता है। बल्की और स्टॉकी बॉडी जो है वो आपकी एंडोमॉर्फिक में होती है। मस्कुलर और एथलेटिक बॉडी क्या होती है आपकी, मीजोमॉर्फिक में होती है, ठीक है। बस इतनी सी बात इसके बारे में थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, थिन एंड सिलेंड्रिकल फिल्म। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 98। एक्सरसाइज related stress fracture occurs in the bone below the knee, in the spine column, above the neck और इन द आर्म। अब इस बात को आप थोड़ा सा समझें। स्ट्रेस फ्रैक्चर होता क्या है, जैसे आप ओवर वेट आपने अप्लाई किया, ठीक है, या सडन शॉक अप्लाई हुआ, उस टाइम पे जो प्रोन एरियाज होती हैं फ्रैक्चर की, उनको हम बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। जैसे स्ट्रेस फ्रैक्चर मोस्टली किन किन में होते हैं, जैसे स्लिप डिस्क टाइप की प्रॉब्लम भी आपके स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से हो सकती है, ठीक है। लेकिन बिलो नी जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सरसाइज टाइप से रिलेटेड। यहाँ बात जो हो रही है वो एक्सरसाइज टाइप से हो रही है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, किसकी बात से हो रही है। यहाँ रेफरेंस पॉइंट जो दिया है वो ही दिया है एक्सरसाइज रिलेटेड स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो एक्सरसाइज रिलेटेड स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होते हैं वो हमारे बिलो नी होते हैं मोस्टली। जो एंकल के फ्रैक्चर्स होते हैं वो इस टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिलो नी, ठीक है। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। विद विच गेम द बुली इज एसोसिएटेड विद। बुली जो वर्ड है वो किस में यूज किया जाता है, ये किया जाता है आपका यूज हॉकी में। अच्छा, ये बुली होता क्या है, एक्चुअली गेम को स्टार्ट करने की एक टेक्निक है। बेसिकली जो हॉकी का मैच है उसको बोलते हैं हम किससे, सेंटर पास से शुरू करते हैं। और सेंटर पास में भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जो बैक पास, ठीक है, उससे गेम स्टार्ट होता है। हर सिचुएशन में गेम वैसे ही स्टार्ट होगा। लेकिन अगर कहीं ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है जिससे कि मैच को रोकना पड़े अनवांटेडली, ठीक है, और इसमें जैसे किसी को चोट लग जाए प्लेयर को, तो गेम जो शुरू होता है वो बुली से शुरू होता है। बुली में क्या होता है, 2 अपोजिट फील्डर जो है वो सेंटर सर्कल पर खड़े होते हैं और उसके बाद वो हवा में 2 बार स्टिक को लड़ाते हैं और तीसरे बार में बॉल पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो स्टार्टिंग टेक्निक ऑफ गेम इन फुटबॉल को हम बोलते हैं बुली, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी में पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सोर्स। ये एक्चुअली यूपी टीजीटी नहीं, ये पीजीटी में बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप पहले समझें। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स होते क्या है। प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स को हम दूसरे नाम से और जानते हैं, उसको जानते हैं हम डायरेक्ट सोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं और मैच में जो भी हुआ और जो आप अपने आंखों से आपने देखा वो है प्राइमरी सोर्स, ठीक है। या फिर मैच के स्कोर बोर्ड पे जो रियल टाइम डेटा दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, जो पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स आपको दिखाए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्राइमरी डेटा हो जाएंगे, ठीक है। पर्सनल रिकॉर्ड आपके वो सब प्राइमरी डेटा, जो मैकेनिकल रिकॉर्ड्स जितने रहेंगे वो प्राइमरी डेटा रहेंगे, ठीक है। और उस मैच को देखने के बाद आपने एक बुक लिखी, ठीक है, उसमें से हो सकता है कि कुछ चीजें जो आपने रियल टाइम में देखी थी वो आपको बुक लिखते टाइम में याद नहीं रही। तो इस टाइप के सोर्स या इस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स या सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो आज का ये आंसर हो गया आपका खत्म।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।